हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। हम सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या फिर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या फिर ऐसे क्वेश्चंस जो कि बार बार सीडीपी में रिपीट होते हैं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 से आज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन? प्रोग्रेसिव एजुकेशन मतलब प्रगतिशील शिक्षा। इनमें से प्रगतिशील शिक्षा की सबसे प्राथमिक विशेषता कौन सी है? सबसे पहली विशेषता कौन सी है? तो सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन होता क्या है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन सबसे पहले जो प्रगतिशील शिक्षा है इसके बारे में बात किसने की थी? जॉन डीवी ने की थी। जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा की बात की थी। इसमें इन्होंने दो चीजों को, दो तत्व ऐसे हैं या फिर दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया। क्या? पहली चीज की इंटरेस्ट और दूसरा ट्राई, मतलब कि रुचि और प्रयास। इन दोनों ही चीजों को जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया। जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, प्रगतिशील शिक्षा है, वो किस चीज पर आधारित होती है, किस चीज पर बेस्ड है? पहला क्रिटिकल थिंकिंग और दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्रिटिकल थिंकिंग आलोचनात्मक चिंतन और प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान, इन दोनों चीजों पर आधारित है क्या? प्रोग्रेसिव एजुकेशन। इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं प्रगतिशील शिक्षा की? सबसे पहली विशेषता तो यही है कि ये रुचि और प्रयास इस पर आधारित है। दूसरी विशेषता ये है कि जो पाठ्यचर्या है, पाठ्यचर्या या फिर जो सिलेबस है बच्चों का, और जो बच्चों का असेसमेंट किया जाता है, आकलन किया जाता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब कि लचीलापन होना चाहिए। लचीलापन होना चाहिए। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोग्रेसिव एजुकेशन की। पहली है हमारी रुचि और प्रयास, इन दोनों चीजों पर आधारित होता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है पाठ्यचर्या और आकलन, मतलब कि सिलेबस और असेसमेंट, इन दोनों में ही लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तीसरी विशेषता क्या है इसमें? बच्चों की जो रुचियां हैं, मतलब अपनी उनकी जो इंडिविजुअल रुचियां हैं, इंडिविजुअल इंटरेस्ट हैं, उनको टीचर्स को समझना चाहिए। ये इसकी तीसरी विशेषता है। चौथी विशेषता क्या है? जो रटंत प्रणाली है, रटंत प्रणाली मतलब कि जो रोट मेमोराइजेशन है, उस चीज का विरोध किया गया है इसमें। रोट मेमोराइजेशन का विरोध किया गया है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? कि बच्चों को जो भी टीचिंग मेथड से पढ़ाया जा रहा है, जो भी शिक्षण विधि है, वो सारी कैसी होनी चाहिए? एप्लीकेबल होनी चाहिए, मतलब कि बच्चों को वो सारी चीजें करके दिखाया जा सके, ऐसे टीचिंग मेथड्स का यूज करना चाहिए। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रगतिशील शिक्षा की जो कि जॉन डीवी ने दी हैं। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या था कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है? पहला है फ्रीक्वेंट पेपर पेंसिल बेस्ड टेस्ट टू एसेस लर्निंग। तो इसमें कहा है कि उसमें जो भी असेसमेंट होता है बच्चों का, उसमें क्या होना चाहिए? लचीलापन होना चाहिए। और अगर पेपर पेंसिल बेस्ड टेस्ट होगा तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी असेसमेंट में, तो ये हमारा रॉन्ग आंसर है। एम्फेसाइज ऑन स्कोरिंग हाईएस्ट, स्कोरिंग हाईएस्ट इसकी बात भी जहां पे की जा रही है वो भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अगेंस्ट है, इसलिए ये भी गलत ऑप्शन है। थर्ड है फ्लेक्सिबल करिकुलम एंड असेसमेंट इन द क्लासरूम, मतलब कि पाठ्यचर्या और आकलन, इन दोनों में ही लचीलापन होना चाहिए। ये हमारी प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स है किस चीज की? प्रोग्रेसिव एजुकेशन की।
फिर है फ्रीक्वेंटली यूज ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स, मतलब कि बाहरी उत्प्रेरकों का बार बार इस्तेमाल। इस चीज का भी विरोध किया गया है। इसमें कहा गया है बच्चों की जो खुद की रुचियां हैं उसको समझ करके उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को टीचिंग मेथड्स देनी चाहिए। तो ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन क्या है कि पाठ्यचर्या और आकलन में लचीलापन, मतलब जो करिकुलम और असेसमेंट है इन दोनों को ही फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 12 है, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, इफ अ चाइल्ड इन द क्लासरूम इज एबल टू रिस्पॉन्ड appropriately to the temperaments, intentions and moods of peer groups she has। अगर कोई बच्चा ऐसा है क्लासरूम में जो दूसरे बच्चे हैं उनकी मनोदशाओं को, उनके स्वभाव को, उनके जो भी इरादे हैं किसी चीज की लेकर के इंटेंशन है, उन चीज को अगर वो अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं तो उसमें किस तरीके की इंटेलिजेंस पाई जाएगी। हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादों और मनोदिशाओं को प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है तो वहां किस प्रकार की बुद्धि रखता है या रखती है। वह होगा यहाँ पे, वहां नहीं, वह। बॉडीली कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, शारीरिक, शरीर से कोई संबंध ही नहीं है इसमें। इंट्रापर्सनल, इन दोनों इंटेलिजेंस में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। पहला क्या, अंतःवैयक्तिक बुद्धि या फिर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, मतलब इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस या फिर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। जब दो लोगों की बात होती है, दो या दो से ज्यादा लोगों की बात होती है तो ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में होता है। और इंट्रापर्सनल क्या होता है, जब खुद की बात होती है, मतलब केवल एक, अगर सिर्फ खुद की बात हो रही है, सिर्फ खुद को समझने की बात हो रही है तो वो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में आएगा। अगर दूसरों को समझने की बात हो रही है, दूसरों के जो इमोशंस हैं, उनके जो भी मनोदशाएं हैं या फिर उनके जो मूड या फिर इंटेंशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उनको अगर कोई समझ पा रहा है तो ये किस तरीके की बुद्धि में आता है, ये इंटरपर्सनल या फिर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में आएगा। जितने भी धर्मगुरु होते हैं या राजनीतिज्ञ होते हैं या जो भी सोशल वर्कर्स होते हैं उनमें उच्च या फिर हायर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस या फिर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ऐसा कोई भी व्यक्ति है या फिर ऐसा कोई भी बच्चा है जो कि सही समय पे सही प्रतिक्रिया देना जानता है, उसमें सक्षम है, तो फिर वो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि की उसमें प्रगाढ़ता होगी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, while teaching the concept of occupation, व्यापार का कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय मोनिका शोड फ्लैश कार्ड्स ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन, मेन और वुमेन दोनों के फ्लैश कार्ड्स दिखाती है बच्चों को। इन नॉन ट्रेडिशनल रोल्स, मतलब कि जो गैर पारंपरिक रोल्स होते हैं, जैसे कि जो चीज हमारी सदियों से चलती आ रही है उस चीज से हट के मेन और वुमेन दोनों को सेम चीजें करते हुए व्यापार से रिलेटेड दिखा रही है, तो ऐसी स्ट्रेटेजी किस तरीके से बच्चों को हेल्प करेगी। जेंडर स्टीरियोटाइप्स को बढ़ावा देगी, प्रमोट करेगी? नहीं। जेंडर स्टीरियोटाइप में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, या फिर जेंडर हायरार्की को प्रमोट करेगी, या फिर मॉडलिंग जेंडर टाइपिंग को प्रमोट करेगी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इससे क्या होगा, जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलापन आएगा और लचीलापन में प्रोत्साहन मिलेगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रमोटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, इनमें से कौन सा ऐसा कौशल है जो कि उच्च श्रेणी के चिंतन में नहीं आता है। एनालिसिस, की इवैल्यूएशन, की क्रिएशन, की रिकॉल। तो ये तीनों तो जो है वो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में आएंगे, लेकिन जो रिकॉल है, प्रत्यास्मरण है, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब हम अपनी किसी प्रीवियस नॉलेज से, मतलब कि अपने पूर्व ज्ञान से कोई भी विचार या कोई भी थॉट या कोई भी फैक्ट अपनी चेतना में लेकर के आते हैं, कॉन्शियसनेस में लेकर के आते हैं, तो इसी को रिकॉल या फिर प्रत्यास्मरण कहा जाता है। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी क्रिएटिव स्किल नहीं है जिसको अलग से डेवलप किया गया है।
तो रिकॉल है जो कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में नहीं आएगा। एनालिसिस करना, इवेलुएट करना, क्रिएशन करना मतलब विश्लेषण, निरूपण, रचना, ये सारी चीजें हमारी उच्च श्रेणी के चिंतन में आएंगी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो नहीं है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल में, वो है रिकॉल, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट, मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा मानदंड है जो कि निर्देशित आकलन है। ऑप्शन 1 है अ टेस्ट बेस्ड ऑन क्राइटेरियन ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, ऐसा अधिगम के निम्नतम स्तर की जो मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण होता है वो मानदंड निर्देशित आकलन में आता है। तो राइट ऑप्शन हमारा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 16 है, अकॉर्डिंग टू द राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, द करेक्ट वे टू रेफर टू अ पर्सन हु हैज लिमिटेशंस इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग इज, मतलब कि जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में आया था उसके अनुसार वैधिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका क्या है, मेंटली रिटार्डेड, मानसिक मंदित, या फिर पर्सन विद इंटेलेक्चुअल हैंडीकैप, बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्ति, या फिर मेंटली हैंडीकैप, मानसिक विकलांग, या फिर पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ऐसा व्यक्ति किसमें आएगा, जिसे बौद्धिक अक्षमता है, इस कैटेगरी में आएगा। तो ऑप्शन 4 राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज इंक्लूजन, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशन है, समावेशन में कौन सी ऐसी चीज है जो कि नहीं है। वेलकमिंग एंड सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, जो बहुत सारे अलग अलग समुदाय से या अलग अलग ग्रुप से अलग अलग एबिलिटी वाले बच्चे एक क्लास में बैठे हुए हैं, तो इस विविधता को सराहना और महत्व देना, तो ये इंक्लूजन की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये राइट ऑप्शन है। एनेबलिंग चिल्ड्रंस सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस टू लर्न, बच्चों के स्वाभिमान और उनके सीखने के लिए आत्मविश्वास को बढ़ाना, ये भी सही चीज है जो कि इंक्लूजन में आती है। रिमूविंग फिजिकल, सोशल एंड एटीट्यूडनल बैरियर्स, बच्चों में जो भी सामाजिक या फिर प्रवृत्ति संबंधी बाधाएं हैं उनको दूर करना, ये भी सही चीज है जो कि इंक्लूजन में आती है। तो ये तीनों क्या है, इंक्लूजन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन हैविंग सेपरेट स्कूल फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग इम्पेयरमेंट, मतलब ऐसा कोई बच्चा जो कि श्रवण मतलब जिसमें श्रवण अक्षमता है, ऐसे बच्चे को अलग विद्यालय का प्रावधान दिया जाए, तो ये गलत है, ये इंक्लूजन क्लास में नहीं आता है। इंक्लूजन में क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, हर तरीके के बच्चों को साथ में रख करके साथ में शिक्षा दी जाए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा, 17 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18 है, राजन शेयर्स टू बी लॉस्ट इन हिज वर्ल्ड एज ही अवॉइड्स आई कॉन्टेक्ट विद अदर्स एंड प्लेज अलोन विद अ फेदर थ्रू आउट द डे। राजन क्या करता है, हमेशा अपनी ही दुनिया में खोया रहता है, दूसरों से आई कांटेक्ट करने से अवॉइड करता है, बचता है, और हमेशा ही एक पंख है, एक फेदर है जिससे कि सारा दिन खेला करता है। तो राजन की इस बिहेवियर क्या, मतलब राजन का जो ये बिहेवियर है ये किस डिसऑर्डर को इंडिकेट करता है। राजन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है, वह दूसरे लोगों से नेत्र संपर्क नहीं करता है और सारा दिन एक पंख के साथ अकेले खेलता रहता है। राजन का यह व्यवहार मिलने में से स्वीकार की ओर संकेत करता है, इनमें से किसकी ओर स्वीकार करता है, संकेत करता है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मांसपेशीय दुर्विकार, मांसपेशियों से कोई संबंध ही नहीं है इसका। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, हाँ, स्वलीन, अपने आप में ही लीन रहना, इस तरीके के स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में आएगा राजन का ये बिहेवियर। डिस्कैल्कुलिया, ये नहीं है, ये क्या है, गुणज, ऐसे नहीं, गुणज, गुणज वैकल्य, ये क्या है, कैलकुलेशन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर होता है वो डिस्कैल्कुलिया होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या फिर स्वलीन क्रम विकार। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, डिफिकल्टी इन मेकिंग ओमिशंस, रिवर्सल्स एंड सब्स्टिट्यूशन व्हाइल रीडिंग टेक्स्ट
इज एन इंडिकेशन ऑफ। रीडिंग टेक्स्ट में डिफिकल्टी की बात है, मतलब कि विषय वस्तु को पढ़ते समय शब्दों को हटाना, उलट कर लिखना या फिर बदल कर लिखना, इन सब चीजों में अगर बच्चे को कठिनाई आ रही है तो ये किस तरीके के विकार की तरफ इशारा करता है। डायसोनिया या फिर डिसलेक्सिया या डिसकैलकुलिया या डिस्फोरिया आएगा डिसलेक्सिया में, वाचन वैकल्य में आएगा। डिसलेक्सिया में क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, 100 को वॉज रीड करते हैं, सर्टेन को, अनसर्टेन को अनक्लियर रीड करते हैं, या फिर सी लिखने को कहा जाए तो उसको डी पढ़ते हैं, बी लिखा हुआ उसको डी पढ़ते हैं। तो जो रीडिंग रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जो रीडिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, वो किस में आते हैं, डिसलेक्सिया में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 दैट इज डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, द एबिलिटी टू थिंक अबाउट समथिंग इन नोवेल एंड अनयूजुअल वेज एंड कमिंग अप विद यूनिक सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम। मतलब कि कोई चीज के विषय में नया या फिर असाधारण रूप से सोचना और समस्या के निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंढना, ये कौन सी क्षमता कहलाती है। इम्पल्सिविटी आवेगशीलता, रिवर्सिबिलिटी प्रतिवर्तनता, हाइपर एक्टिविटी अतिक्रियाशीलता या फिर क्रिएटिविटी सृजनात्मकता। राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या होती है, जब कोई भी प्रॉब्लम हो उस पे अनोखे समाधान बच्चा ढूंढ पा रहा है, अनोखे समाधान निकाल पाना, या फिर किसी चीज के बारे में जैसा हर कोई सोचता है उससे हट करके सोचना, मतलब अनयूजुअल वेज हो उनके थिंकिंग के, तो ये सारी चीजें किस में आती है, ये आती है क्रिएटिविटी में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 दैट इज क्रिएटिविटी। ये थे हमारे आज क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 20 तक। अब नेक्स्ट क्लास में 21 से लेकर के 30 तक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा जो थर्ड प्रीवियस ईयर पेपर है, थर्ड प्रीवियस ईयर सीडीपी का प्रैक्टिस है क्वेश्चंस का, वो कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।